का शौक रखते हैं। बच्चों को भी बहुत मज़ा आता होगा जब आप कक्षाओं में कहानियाँ सुनाते होंगे, और जो विषय आप पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस, मुझे लगता है कि उसे भी मज़ेदार बनाने में आपके इस हुनर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा ही। तो वो लकी हैं वो बच्चे जो आपकी कक्षाओं में बैठते होंगे, और पॉलिटिकल साइंस जैसा एकदम रूखा सूखा विषय भी मज़ेदार कहानियों की शक्ल में अगर आप वो सुनते पढ़ते होंगे तो उनको मज़ा आता होगा। बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार अपनी कहानी सबको। शुरू कर काफ़ी समय बाद कहानी सुना रहा हूँ, तो थोड़ा ये कहानी है, अबाबिल नाम है कहानी का, और ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने ये कहानी लिखी है। छोटी सी कहानी है और मैं सुनाना चाहूँ। उसका नाम तो रहीम खां था, मगर उस जैसा जालिम भी शायद ही कोई हो। गांव भर उसके नाम से कांपता था, न आदमी पर तरस खाए न जानवर पर। एक दिन रामू लोहार के बच्चे ने उसके बैल की दूम पर कांटे बांध दिए थे, तो मारते मारते उसको अधूरा कर दिया। अगले दिन जैलदार की घोड़ी उसके खेत में घुस आई, तो लाठी लेकर इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। लोग कहते थे कि कमबख्त को खुदा का भी खौफ नहीं, मासूम बच्चों और बेजबान जानवरों तक को माफ नहीं करता, ये जरूर जहन्नम में जलेगा। मगर ये सब उसकी पीठ के पीछे कहा जाता था। सामने किसी की हिम्मत जबान हिलाने की भी नहीं होती थी। एक दिन बिंदु की जो शामत आई, तो उसने कह दिया, अरे भाई रहीम खां, तू क्यों बच्चों को मारता है? बस उस गरीब की वो दुर्गत बराई कि उस दिन से लोगों ने बात भी करना छोड़ दी कि मालूम नहीं किस बात पर बिगड़ पड़े। बास का ख्याल था कि उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको पागल खाने भेजना चाहिए। कोई कहता, अब के किसी को मारे तो थाने में रपट लिखवा देंगे। मगर किसकी मजाल थी कि उसके खिलाफ गवाही देकर उससे दुश्मनी मोल ले। गांव भर ने उससे बात करनी छोड़ दी, मगर उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सुबह सवेरे वो हल कांधे पर धरे अपने खेत की तरफ जाता दिखाई देता था। रास्ते में किसी से न बोलता, खेत में जाकर बैलों से आदमियों की तरह बातें करता। उसने दोनों के नाम भी रख रखे थे, एक को कहता नत्थू, दूसरे को छद्दू। हल चलाते हुए बोल जाता, क्यों बे नत्थू, तू सीधा नहीं चलता? ये खेत आज तेरा बाप पूरा करेगा। और अबे छद्दू, तेरी भी शामत आई है क्या? और फिर उन गरीबों की शामत आ ही जाती। सूत की रस्सी की मार, दोनों बैलों की कमर पर जख्म पड़ गए थे। शाम को घर आता तो वहां अपनी बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारता। दाल या साग में नमक है, बीबी को उधेड़ डाला। कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उसको उल्टा लटकाकर बैलों वाली रस्सी से मारते मारते बेहोश कर दिया। गरज हर रोज एक आफत बपा रहती थी। आसपास के झोपड़े वाले रोज रात को रहीम खां की गालियों, उसके बीबी और बच्चों के मार खाने और रोने की आवाज सुनते, मगर बेचारे क्या कर सकते? अगर कोई मना करने आए भी तो मार खाए। मार खाते खाते बीवी गरीब तो अधमुई हो गई। 40 बरस की उम्र में 60 की मालूम होती थी। बच्चे जब छोटे छोटे थे तो पीटते रहे। बड़ा जब 12 साल का हुआ तो एक दिन मार खाकर जो भागा तो फिर वापस ही नहीं लौटा। करीब के गांव में एक रिश्ते का चचा रहता था, उसने अपने पास रख लिया। बीबी ने एक दिन डरते डरते पूछ लिया, अजी बिलासपुर की तरफ जाओ तो जरा नूरू को लेते आना। बस फिर क्या था, आग बबूला हो गया। मैं उस बदमाश को लेने जाऊं, अब वो खुद भी आया तो टांगे चीर कर फेंक दूंगा। वो बदमाश क्यों मौत के मुंह में वापस आएगा। 2 साल बाद छोटा लड़का बिंदु भी भाग गया और भाई के पास रहने लग गया। रहीम खां को गुस्सा उतारने के लिए फकत बीवी रह गई, सो वो गरीब इतनी पिट चुकी थी कि अब आदी हो चली थी। मगर एक दिन उसको इतना मारा कि उससे भी न रहा गया, और मौका पाकर जब रहीम खां खेत पर गया हुआ था तो अपने भाई को बुलाकर उसके साथ अपनी माँ के ही पास चली गई। हमसाये की औरत से कह गई कि आए तो कह देना कि मैं चंद रोज के लिए अपनी माँ के पास रामनगर जा रही हूँ।
शाम को रहीम खां बैलों को लिए वापस आया तो पड़ोसन ने डरते डरते बताया कि उसकी बीवी अपनी माँ के यहाँ चंद रोज के लिए गई है। रहीम खां ने खिलाफ मामूल खामोशी से बात सुनी और बैल बांधने चला गया। उसको यकीन था कि उसकी बीवी अब कभी नहीं आएगी। अहाते में बैल बांधकर झोपड़े के अंदर गया तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कोई और नजर नहीं आया तो उसकी ही दुम पकड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। चूल्हे को जाकर देखा तो ठंडा पड़ा हुआ था। आग जलाकर रोटी कौन डालता। बगैर कुछ खाए पिए ही पड़कर सो गया। अगले दिन रहीम खां जब सोकर उठा तो दिन चढ़ चुका था, लेकिन आज उसे खेत पर जाने की जल्दी न थी। बकरियों का दूध धोकर पिया और हुक्का भरकर पलंग पर बैठ गया। अब झोपड़े में धूप भर आई थी। एक कोने में देखा तो जाले लगे हुए थे। सोचा कि लाओ सफाई कर डालूं। एक बांस में कपड़ा बांधकर जाले उतार रहा था कि खपरेल में अबाबिलों का एक घोंसला नजर आया। दो अबाबिलें कभी अंदर आती तो कभी बाहर जाती। पहले उसने इरादा किया कि बांस से घोंसला तोड़ डाले। फिर मालूम नहीं क्या सोचा, एक घड़ोंची लाकर उस पर चढ़ा और घोंसले में झांक कर देखा। अंदर दो लाल बूटी से बच्चे पड़े चूं चूं कर रहे थे और उनके माँ बाप अपनी औलाद की हिफाजत के लिए उसके सर पर मंडला रहे थे। घोंसले की तरफ उसने हाथ बढ़ाया ही था कि मादा अबाबिल अपनी चोंच से उस पर हमलावर हुई। अरे आंख फोड़ेगी क्या, उसने अपना खौफनाक कह कहा मारकर कहा और घड़ोंची पर से उतर आया। अबाबिलों का घोंसला सलामत रहा। अगले दिन से उसने फिर खेत पर जाना शुरू कर दिया। गांव वालों में से अब भी कोई उसे बात न करता। दिन भर हल चलाता, पानी देता या खेती काटता, लेकिन शाम को सूरज छिपने से कुछ पहले ही घर आ जाता। हुक्का भरकर पलंग के पास लेटकर अबाबिलों के घोंसले की शहर देखता रहता। अब दोनों बच्चे भी उड़ने के काबिल हो गए थे। उसने उन दोनों के नाम अपने बच्चों के नाम नूरू और बिंदु रख दिए। अब दुनिया में उसके दोस्त ये चार अबाबिल रह गए, लेकिन उनको ये हैरत जरूर थी कि मुद्दत से किसी ने उसको अपने बैलों को मारते न देखा था। नत्थू और छद्दू भी खुश थे। उनकी कमर पर जो जख्म के निशान थे, तकरीबन वे भी गायब हो गए थे। रहीम खां एक दिन खेत से जरा सवेरे चला आ रहा था कि चंद बच्चे सड़क पर कुंडी खेलते हुए मिले। उसको देखना था कि सब अपने जूते छोड़कर भाग गए। वो कहता ही रहा, अरे अरे मैं कोई मारता थोड़ी हूं। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जल्दी जल्दी बैलों को हाँकता हुआ घर लाया। उनको बांधा ही था कि बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। अंदर आकर किवाड़ बंद किए, चराग जलाकर उजाला किया। हस्बे मामूल बासी रोटी के टुकड़े करके अबाबिलों के घोंसले के करीब एक ताक में डाल दिए। अरे ओ बिंदु, अरे ओ नूरो, पुकारा, मगर वो न निकले। घोंसले में जो झांका तो चारों अपने पड़ोस में सर दिए सहमे बैठे थे। ऐन जिस जगह छत में घोंसला था वहां एक सुराख था और बारिश का पानी टपक रहा था। अगर कुछ देर ये पानी इस तरह आता रहा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और अबाबिले बेचारी बेघर हो जाएगी। यह सोचकर उसने किवाड़ खोले और मूसलाधार बारिश में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। जब तक मिट्टी डालकर सुराख को बंद कर के वो उतरा तो सराबोर था। पलंग पर जाकर बैठा तो कहीं छींके आई, मगर उसने परवाह नहीं की और गीले कपड़ों को निचोड़ चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन सुबह को उठा तो तमाम बदन में दर्द और सख्त बुखार था। कौन हाल पूछता, कौन दवा लाता। 2 दिन उसी हालत में पड़ा रहा। जब 2 दिन उसको खेत पर जाते हुए न देखा तो गांव वालों को तशवीश हुई। कालू जेलदार और कई किसान शाम को उसके झोपड़े में देखने आए। झांक कर देखा तो पलंग पर पड़ा आप ही आप बातें कर रहा है। अरे बिंदु,
अरे नूरू, कहाँ मर गए? आज तुम्हें खाना कौन देगा? चंद अबाबिले कमरे में फड़फड़ा रही थी। बेचारा पागल हो गया है, कालू जमींदार ने सर हिलाकर कहा। सुबह को सफा खाना वालों को बता देंगे और पागल खाने भिजवा देंगे। अगले दिन सुबह को जब उसके पड़ोसी सफा खाने वालों को लेकर आए और उसके झोपड़े का दरवाजा खोला तो वो मर चुका था। उसकी पाइनते 4 अबाबिले सर झुकाए खामोश बैठी थी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विकास। आपने भी जबरदस्त कहानी का चुनाव किया और कितना सुखद इत्तेफाक है ये एक तरह से कि आज हम एक के बाद एक इस तरह की नायाब कहानियां और वो भी उस समय की कहानीकारों की कहानियां सुना रहे हैं। आप कृष्णचंद्र की हमने सुनी पहले और आप ख्वाजा अहमद अब्बास की, लगभग उन्हीं दिनों के कहानीकार हैं और दोनों उर्दू के अच्छे लेखकों में से हैं। और ख्वाजा अहमद अब्बास तो इतना बड़ा नाम है, मतलब उनके बारे में क्या बोला जाए। इतनी सारी फिल्मों की पटकथाएं उन्होंने लिखी हैं। मतलब राज कपूर की तो तमाम फिल्मों की पटकथाएं उन्हीं की लिखी हुई हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की, और कहानियां कमाल की। आपने बहुत ही इत्मीनान से जो है डिलीवर की ये कहानी। मतलब इस कहानी की डिमांड ही इस तरह की है कि आप उसे इसी संजीदगी से धीरे धीरे रखते जाएं और आ, वो किरदार जो है वो जिसे जालिम कहा जा रहा है वो इसी तरह से उभरे और उसका दूसरा पहलू भी कंट्रास्ट में जो है हमको देखने को मिल पाए। बहुत शुक्रिया योगेश, अच्छी कहानी सुनने और सुनाने के लिए। जिन साथियों को भी इस कहानी पर और विकास जी पर इस सुनाने पर कुछ बात करनी है, प्लीज़ आप कहें, फिर हम अगली कहानी की तरफ चलेंगे।